मधुमती के दो बेटे थे, अजय और विजय। अजय की शादी प्रज्ञा से हुई थी और विजय की शादी संध्या से। प्रज्ञा घर की बड़ी बहू होने के सारे फर्ज अदा करती थी, लेकिन फिर भी हमेशा प्रज्ञा की बेइज्जती हुआ करती थी क्योंकि वो तालीम याफ्ता नहीं थी। मधुमती, तेरी बड़ी बहू तो बड़ा ही जायकेदार खाना बनाती है, बस खाना ही बनाती है, बाकी कुछ उसकी कुव्वत में नहीं। क्या मतलब? अब क्या बताऊं, मेरी बड़ी बहू अनपढ़, कहीं कुछ पढ़ने को दो तो इसकी नानी मर जाए, ये तो ऐसी ही है। तो उसको दफा करो, मेरी छोटी बहू से मिलो, संध्या। ये ग्रेजुएट भी है और मुलाजमत भी करती है। अच्छा है। मालती को बुरा लग रहा था कि मधुमती खुलेआम प्रज्ञा की बुराई कर रही है। एक रोज की बात है, अजय और विजय घर लौटे। वो दोनों काफी फिक्र में नजर आ रहे थे। क्या हुआ? तुम दोनों की शक्ल पे 12 क्यों बजे हुए हैं? नगर पालिका से नोटिस आई है कि हमारा घर गैर कानूनी है और जल्दी ही वो हमारा घर तोड़ने वाले हैं। हम तो सालों से यहाँ रह रहे हैं, तो ये घर गैर कानूनी कैसे होगा? मालूम नहीं अम्मा, कुछ समझ नहीं आ रहा। और बस तब से अजय और विजय के अदालत के चक्कर शुरू हो गए। कुछ माह गुजर गए, आखिर अदालत ने फैसला कर ही दिया। आप लोगों का घर गैर कानूनी है और नगर पालिका जल्दी उसे तोड़ देगी। ये सुनते ही मधुमती के कदमों तले जमीन खिसक गई। सारे घर वाले परेशान हो गए और अगले ही रोज विजय अजय के पास आया। भाईजान, मुझे कंपनी की जानिब से एक फ्लैट मुहैया हुआ है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फ्लैट थोड़ा छोटा है, उसमें हम सब एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए हम सोच रहे थे कि मैं और संध्या शिफ्ट हो जाते हैं। अजय समझ गया था कि विजय अब अलग होना चाहता है। वो बगैर कुछ कहे ही हामी भर देता है और अगले ही रोज विजय और संध्या घर से चले गए। अजय ने एक घर किराए पर ले लिया और दूसरी जानिब उसे मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया गया। अजय बहुत ही उलझन में था। आप क्यों रो रहे हैं? ये मुसीबत तो खत्म होने का नाम तक नहीं ले रही, एक के बाद एक बढ़ती ही जा रही है। मुझे मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया गया। ये सुनकर प्रज्ञा भी हैरान हो गई, लेकिन उसने अजय को दिलासा दिया। कोई बात नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, आपको कब्ल से भी बेहतर मुलाजमत हासिल होगी। लेकिन किराया भी तो देना पड़ेगा ना, इतने सारे खर्चे तब तक कैसे चलाऊंगा? हम दोनों मिलकर कुछ कर लेंगे। हम दोनों क्या ही कर सकते हैं? मैं खाना बना सकती हूँ, आप फरोख्त कर सकते हैं। कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता। अगर हम दोनों मिलकर कोशिश करें तो इन सारी मुसीबतों का हल निकाल सकते हैं। तुम बजा फरमा रही हो। प्रज्ञा ने सारी बात अपनी सास मधुमती को बताई। तुम बजा फरमा रही हो बहू, मुश्किल के वक्त हम सबको मिलकर मुकाबला करना चाहिए। लेकिन हम क्या खाने की चीज फरोख्त कर सकते हैं? बाजार में तो सब कुछ कब्ल ही फरोख्त होता है। हम कुछ न कुछ अलग तो तलाश ही लेंगे। चलिए बाजार देख कर आते हैं। प्रज्ञा अजय को अपने साथ बाजार ले गई और वो लोग हर खाने की रेडी देखने लगे। चाट, भेलपुरी, फ्रैंकी, मैगी, पराठे, सब कुछ तो कब्ल ही फरोख्त हो रहा है। क्यों ना हम इन दोनों चीजों को मिला दें? क्या मतलब? मतलब आपने मैगी फ्रैंकी तो खाई है ना, उसमें फ्रैंकी मैगी एक साथ है, वैसा ही कुछ। तो अब क्या हम मैगी पराठे फरोख्त करें? वैसे तरकीब बुरी नहीं है, सस्ते में बन भी जाएगा और फरोख्त भी बहुत होगा। वाकई? प्रज्ञा ने दुकान से कुछ मैगी के पैकेट्स खरीद लिए। प्रज्ञा ने मैगी बनाई और फिर उस मैगी को पराठे के आटे में भर के उसके पराठे बनाए। सासू माँ, चक्कर बताइए कैसा बना है? मधुमती ने एक पराठा खाया। वाह बहू, ये तो बहुत बढ़िया है, बहुत खूब। प्रज्ञा ने एक पराठा अजय को भी दिया। अजय तो बड़े मजे से पराठा खा रहा था। क्या हुआ, आपने बताया नहीं कि कैसा बना है? बहुत खूब, एक और मिलेगा? प्रज्ञा ने अपने शौहर और सास को और मैगी के पराठे खिलाए और खुद भी खाया। सबको उसके मैगी के पराठे की तरकीब अच्छी लगी। अगले ही रोज प्रज्ञा ने बाजार में मैगी पराठे का स्टॉल खोल दिया। बाजी, ये मैगी पराठा क्या है? मैगी और पराठा की अजमेइश, खाकर तो देखो, बहुत मजेदार होता है। ठीक है, एक मैगी पराठा दे दीजिए। प्रज्ञा ने उस लड़के के लिए एक मैगी पराठा बनाया। उस लड़के ने वो चखा और उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई।
ये तो लाजवाब है। ऐसा पराठा मैंने कभी नहीं खाया, हरगिज नहीं। उस लड़के की बात सुनकर कई और खरीदार प्रज्ञा के ठेले पर मैगी पराठा खाने आए। प्रज्ञा मैगी पराठे बनाए जा रही थी और अजय खरीदारों को देकर पैसे ले रहा था। सुबह से शाम तक दोनों थक गए और फिर अपने घर लौटे। क्या हुआ? क्या नहीं हुआ ये पूछो अम्मा। सुबह से खरीदार आते ही जा रहे थे, आते ही जा रहे थे। हम दोनों तो थक गए, लेकिन खरीदार रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आज इतने रोज बाद अजय और मधुमती की शक्ल पे खुशी आई थी। अब उन्हें एक उम्मीद नजर आ रही थी। अगले रोज प्रज्ञा के स्टॉल खोलने से कबल ही खरीदार खड़े थे। प्रज्ञा धड़ाधड़ मैगी पराठे बनाए जा रही थी और खरीदारों को देती जा रही थी। अगले कई रोज तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। प्रज्ञा और अजय अपनी आमदनी देखकर हैरान थे। हमारी एक रोज की कमाई मेरे आधे माह के पगार जितनी है प्रज्ञा। सोचा नहीं था कभी इतना कमा पाऊंगा। अब तीनों खुश थे। जल्दी ही प्रज्ञा ने काम पर कुछ और लोग रख लिए। खरीदारों में इजाफा होता ही जा रहा था और साथ ही उनके मुनाफे में भी। बस 6 महीने में प्रज्ञा और अजय ने नए घर का डाउन पेमेंट अदा किया और वो लोग अपने नए घर में आ गए। मैंने हमेशा तुम्हें कम समझा है, ये सोचकर कि तुम तालीम याफ्ता नहीं हो, क्योंकि मुझे इल्म नहीं था कि तुम क्या हो। तुम्हारा हुनर और ख्वाहिश तालीम से कहीं ज्यादा बढ़कर है बेटा। तुम अजय की मदद करना चाहती थी और तुमने कर दिया। मुझे तुम पर बहुत फक्र है। प्रज्ञा की सास ने आज पहली मर्तबा उसे गले से लगाया। ये दिन प्रज्ञा के लिए यादगार था। एक किराए के घर से वो अपने खुद के घर में आ पहुँचे और ये सब प्रज्ञा के मैगी पराठे की बदौलत।